स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 7 पर, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। तो अभी तक हमने जो बात किया था उसके अंदर स्थानांतरण गति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि यदि कोई स्थिर वस्तु है उस पर बल लगाया जाए तो वो गति अवस्था को प्राप्त कर सकती है। तो उसकी जो गति होती है वो एक विमीय गति हो सकती है, द्विविमीय गति हो सकती है, त्रिविमीय गति हो सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी अलग हटकर बात होगी और इसमें जो बात होगी वो घूर्णी गति से संबंधित होगी। एक उदाहरण दे दूं मैं आपको ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि घूर्णी गति मतलब क्या होता है। हमारे घर में छत में पंखा लगा हुआ होता है, वो पंखा जो गति करता है वो घूर्णी गति है। हमारे पहिए, गाड़ी के पहिए जो गति करते हैं वो एक प्रकार की घूर्णी गति है। तो हम इस प्रकार की गतियों का अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आइए कुछ भूमिका बना लें हम, उसके हिसाब से आगे बात बढ़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कणों से बनने वाले निकाय तथा द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले कि कण किसे कहेंगे। तो यदि किसी वस्तु को तोड़ा जाए तो वह छोटे 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 हिस्सों में टूटती जाएगी और आखिरी में यदि हम देखें कि एक तोड़ने की सीमा होगी, उस तोड़ने की सीमा तक यदि हम चले जाएं तो हमें एक सूक्ष्म कण प्राप्त होगा। अब कण प्राप्त होगा तो कण हम इसे क्यों कह रहे हैं, कण की परिभाषा क्या। यहां कहेंगे कि कण वह पदार्थ है जिसके आकार की अपेक्षा की जा सकती है, उसको नगण्य माना जा सकता है। अर्थात एक ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य मान लिया जाए, वो कोई परिमित स्थान भी नहीं घेरती, तो ऐसी वस्तु को हम कण कह सकते हैं। सूक्ष्मतम वस्तु जो हम अपनी अवधारणा के अंदर मान लें वो कण कहलाएगी। अब कणों के निकाय, जब कण आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, उनमें अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है उनमें आपस में, तो वो एक निकाय का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम बस में बैठे हुए हैं तो थोड़ी देर के लिए माना जाए कि बस और हम एक निकाय हैं। इसी प्रकार से कई सारे कण यदि आपस में मिल जाएं और उनके बीच में कुछ संबंध स्थापित हो जाए तो उसे हम एक निकाय कह सकते हैं। सिस्टम, वो एक सिस्टम बन जाएगा, तो यह एक निकाय कहलाएगा। तो निकाय अर्थात एक कणों का समुच्चय है और उस समुच्चय के अंदर स्थित समस्त कण आपस में एक दूसरे के साथ में अन्योन्य क्रिया करते हैं, आपस में गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपस में उनके बीच में एक संबंध स्थापित है। ऐसे समुदाय को निकाय कहते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र की, कि द्रव्यमान केंद्र क्या है। याद कीजिए, स्थानांतरणीय गति के अंदर एक उदाहरण दिया था और ये कहा था कि यदि हम एक बस की बात कर रहे हैं तो बस तो एक काफी बड़ा आकार होता है, परंतु यदि बस 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई और उसके आकार की यदि तुलना की जाए तो हम उसके आकार को बिंदु आकार मान सकते हैं। इसी प्रकार से 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन को भी हम एक बिंदु वस्तु मान सकते हैं। ये स्थानांतरण गति के अंदर हमने इस प्रकार की अवधारणा दी थी बिंदु वस्तु की, कि बिंदु वस्तु से तात्पर्य हमेशा वो नहीं होता है कि जो बिंदु आकार की हो, यानी कि जिसके आकार को हम नगण्य मान सकें, परंतु यदि तय किए गए पथ की लंबाई की तुलना में वस्तु का आकार नगण्य है तो उसे बिंदु माना जा सकता है। परंतु घूर्णी गति की जब बात करते हैं तो उस स्थिति के अंदर हमारे सामने एक नई समस्या आ जाती है कि हम वस्तु को बिंदु वस्तु नहीं मान पाते। तो ऐसी स्थिति में हमें एक नई अवधारणा प्रस्तुत करना होगी और उस अवधारणा को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा दी जा सकती है कि किसी भी निकाय के लिए यदि हम बात करें तो उनके द्रव्यमानों का वितरण, यदि उसके आसपास हम देखें पूरा निकाय कणों से मिलकर बना है, तो कणों के वितरण से बने निकाय के अंदर एक ऐसा केंद्र होगा, उससे संबंधित एक ऐसा केंद्र होगा जहां पर उस संपूर्ण निकाय के द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है और उस केंद्र को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब यदि हम संपूर्ण निकाय की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण निकाय की गति को उस द्रव्यमान केंद्र की गति के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यह द्रव्यमान केंद्र का सिग्निफिकेंस हुआ, एक महत्व हुआ कि क्यों आखिर द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा लें हम। तो
तो जैसे बिंदु वस्तु हमने माना था और बिंदु वस्तु से बिंदु वस्तु की गति को हमने उस पूरी वस्तु की गति मान लिया था, उसी प्रकार से घूर्णी गति के अंदर द्रव्यमान केंद्र की गति को हम पूरी वस्तु की गति से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो ऐसे केंद्र को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, जहां संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है, यानी कि सारे की सारी वस्तु का द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित हो गया, सीमित हो गया। तो ऐसे केंद्र को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब आइए एक आध उदाहरण देखकर हम द्रव्यमान केंद्र को और थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। यहाँ तक तो हमने बात जो किया है वो एक थ्योरेटिकल बात हो गई, पर यदि हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। तो अपनी बात को फिर से अपन निकाय पर लेकर आते हैं। तो निकाय यानी कि कणों का समुच्चय। जब कण आपस में मिलते हैं तो एक निकाय का निर्माण करते हैं। एक सरलतम निकाय होगा जिसमें सिर्फ दो कण हों। तो हम मान लेते हैं कि दो कण हैं, एक कण m1 है और दूसरा कण है m2। ये दोनों कण मिलकर एक निकाय का निर्माण करते हैं। अब इनकी स्थिति क्या है यदि हमें बताना हो तो एक काम करते हैं कि हम इसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देशांक में ले लेते हैं, और निर्देशांक में ये जो स्थिति है ये r1 है, स्थिति सदिश r1 से प्रकट कर दें m1 के लिए, और इसी प्रकार से m2 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा r2। तो r1 तथा r2 इनके स्थिति सदिश हैं। अब इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं स्थित होगा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, और माना कि इनका द्रव्यमान केंद्र, जिसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ मास कहते हैं, इसलिए इसको cm से प्रकट किया, तो इनका सेंटर ऑफ मास समवेयर हियर है, यहाँ है स्थित। और द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है माना कि वो है RCM। ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। हमें R1 मालूम है कि M1 कहाँ स्थित है, R2 मालूम है कि M2 कहाँ स्थित है, और हम RCM यानी कि सेंटर ऑफ मास की स्थिति को ज्ञात करना चाहते हैं। तो आइए RCM का मान R1 तथा R2 के रूप में किस प्रकार से प्राप्त होगा, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें बात करना होगी न्यूटन के नियम से, कि न्यूटन का नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब कल्पना कीजिए कि इन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही है, और फोर्स ऑन M1 यानी कि M1 पर लगने वाला फोर्स बल दो प्रकार से होगा, एक तो F1 और दूसरा F12। अब आप सोचेंगे कि F1 और F12 क्या चीज है। F1 बाह्य बल है जो इस पर लगाया जा रहा है, और F12 बिंदु 1 पर बिंदु 2 के द्वारा लगने वाला बल है, यानी कि इसको हम आंतरिक बल कह सकते हैं और इसको बाह्य बल कह सकते हैं। तो F1 बाह्य बल को प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, और F12 जो है वो आंतरिक बल को प्रकट करता है, यानी कि M2 M1 पर F12 बल लगाता है। इसी प्रकार से यदि हम फोर्स ऑन M2 की बात कर लें, फोर्स ऑन M2 वो क्या हो जाएगा, F2 प्लस F21। वही बात, F2 इस पर बाह्य बल है और F21 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल है। F12 1 पर लगने वाला बल है और F21 2 पर लगने वाला बल है, पर ये दोनों कैसे बल हैं, आंतरिक बल हैं। यदि अपन गुरुत्व से बात करें तो ये इसको आकर्षित करता है और ये इसको आकर्षित करता है, दोनों के बीच में समान आकर्षण है, यानी कि F12 और F21 के संख्यात्मक मान बराबर है परंतु दिशाएं विपरीत है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, कुल बल, कुल बल का मान हो गया F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21। अब जैसा कि हम देखते हैं कि सदिश योग है, तो सदिश योग में ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए टोटल फोर्स यदि हम बात करें तो F से प्रकट किया जाए उसे यदि, तो F बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य बलों का योग, F1 प्लस F2, अर्थात इस निकाय पर कुल इतना बल क्रियाशील है।
अब यदि इसका द्रव्यमान m1 है और मान लेते हैं कि इसका वेग v1 है, इसका द्रव्यमान m2 है और इसका वेग v2 है, तो ऐसी स्थिति के अंदर F1 बराबर क्या लिखा जा सकता है? F1 बराबर लिखा जाएगा m1 संवेग परिवर्तन की दर और dv1 बटे dt। द्रव्यमान और वेग परिवर्तन की दर F1 के बराबर होगी और इसी प्रकार से F2 क्या हो जाएगा? F2 बराबर हो जाएगा m2 और dv2 बटे dt। ये अपन बल से संवेग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। संवेग परिवर्तन यानी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन वेग में ही होगा, तो वेग में परिवर्तन और द्रव्यमान का गुणा करेंगे तो संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन बल के बराबर होगा। तो F1 बराबर ये है और F2 बराबर ये है। यदि F की बात करें तो F1 प्लस F2 हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में जाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बात करने की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो F बराबर d अपॉन डी टी m1 v1 प्लस m2 v2 से व्यक्त कर सकते हैं। F बराबर ये बल हो गया, अर्थात इस निकाय पर लगने वाला बल हमने इस रूप में इसको व्यक्त कर दिया। अब v1 और v2 को भी हम स्थिति परिवर्तन से बात कर लें तो F बराबर क्या हो जाएगा? d अपॉन डी टी और ये है m dr1 बटे डी टी प्लस m2 और dr2 बटे डी टी। वेग विस्थापन परिवर्तन की दर यानी कि स्थिति में परिवर्तन यदि dr हो रहा है dt समय में तो ये वेग को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने इसको वेग के रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो F बराबर लिखा जा सकता है d अपॉन डी टी और यहाँ मैं d अपॉन डी टी ले लेता हूँ, अंदर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2, ये आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, F बराबर d अपॉन डी टी m1 प्लस m2 से गुणा करते हैं और m1 प्लस m2 से भाग भी दे देते हैं, तो d अपॉन डी टी और m1 r1 प्लस m2 r2 बटे m1 प्लस m2। क्या किया? m1 प्लस m2 से गुणा भी कर दिया और m1 प्लस m2 से भाग भी दे दिया, तो हमें एक समीकरण इस रूप में मिल गई। अब आप देखिएगा यहाँ क्या है, इसमें और इसमें थोड़ी तुलना करें तो यहाँ देखिएगा d अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, m1 प्लस m2 कुल द्रव्यमान हो गया, ये द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये राशि क्या हो गई? वेग को रिप्रेजेंट कर रही है ना। वेग किसका? सेंटर ऑफ मास का, यानी कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ F बराबर d अपॉन डी टी m1 प्लस m2 डी वी सी एम बटे डी टी। वेग परिवर्तन की दर, किसका वेग परिवर्तन? द्रव्यमान केंद्र का, है ना। तो ये कुल द्रव्यमान हो गया और ये द्रव्यमान केंद्र के वेग परिवर्तन की दर को प्रकट करता है, तो ये संवेग परिवर्तन हो गया पूरा, जैसा कि अपन यहाँ लिख रहे थे, ये बल के बराबर है। तो ये संवेग में परिवर्तन किसके हो रहा है? इस द्रव्यमान केंद्र के हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस VCM को जो हमने रिप्रेजेंट किया है, ये जो VCM है ये क्या है? d अपॉन डी टी m1 r1 प्लस m2 r2 बटे m1 प्लस m2। ये द्रव्यमान केंद्र का वेग हुआ, तो द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि RCM को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली टर्म, अतः RCM यानी कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बटे m1 प्लस m2। तो ये दो बिंदु निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक आ गया कि यदि दो बिंदु निकाय है तो उसके द्रव्यमान का केंद्र का सदिश हम इस रूप से व्यक्त कर सकते हैं। और यदि n बिंदु हो तो क्या होगा? n बिंदु निकाय के लिए
इसको जनरलाइज कर दीजिए तो आर सी एम बराबर हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस 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 MN RN और बटे में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस 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 MN। तो ये n बिंदु निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आ गई। इसको आप इस रूप में भी प्रकट कर सकते हैं, RCM बराबर सिग्मा i बराबर 1 से n तक mi RI बटे mi। तो ये n बिंदु निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के लिए व्यंजक आ गया। इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।